हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रामजी द्विवेदी आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस लेक्चर में। आज हमारा विषय है 18वीं शताब्दी में जो नवीन स्वायत्त राज्य मुग़ल साम्राज्य के विघटन के बाद स्थापित हुए। तो हम देखेंगे कि ऐसे क्या कारण थे जिनके कारण इन नवीन स्वतंत्र राज्यों को स्थापित होने के लिए अवसर मिले। तो सर्वप्रथम आप देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, खासकर मार्च 1707 ईस्वी के बाद जो मुग़ल शासक बने वो उतने सक्षम नहीं थे कि आगे आने वाली मुग़ल साम्राज्य के लिए जो चुनौतियां खड़ी हो रही हैं उनसे निपट सकें। ऐसे में जो मुग़ल सूबेदार थे, जो महत्वाकांक्षी और योग्य थे, उनकी महत्वाकांक्षा को बल मिला। हम उन पर बात करने से पहले कुछ कारणों पर बात करते हैं कि ऐसे क्या कारण रहे जिनके इन नवीन स्वायत्त राज्यों की स्थापना के लिए बल मिला। तो अगर हम कुछ कारणों को देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात रही औरंगजेब की जो नीतियाँ रहीं वो काफ़ी उत्तरदायित्व रहीं। उसके बाद औरंगजेब के जो अयोग्य उत्तराधिकारी थे वो काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल प्ले करते हैं। उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है कि बाद 18वीं शताब्दी में मुग़ल साम्राज्य के विघटन के बाद कई स्वतंत्र राज्यों का उद्भव हुआ। एक ख़ास बात देखेंगे इस उद्भव में कि हमें 2-3 प्रकार के राज्यों पे खासकर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डायरेक्ट मुग़ल साम्राज्य के जो अधिकार क्षेत्र में राज्य आते थे, जैसे कि मुग़ल साम्राज्य की जिस प्रकार शक्तिहीन हुई सेना का सैन्य बल कम हुआ, राजनीतिक शून्यता की स्थिति में जो मुग़ल साम्राज्य के सीधे अधिकार क्षेत्र में आते थे, जैसे हैदराबाद, दक्कन का साम्राज्य, उसके बाद अवध और बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदारी। तो ये मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद इन स्वतंत्र राज्यों का उदय देखने को मिलता है। वहीं दूसरा अगर देखें जो मुग़ल साम्राज्य में विद्रोह हुए उनके कारण स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ और अर्ध स्वतंत्र उसमें राजपूताना के क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, मराठा के बाद अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि इसी प्रकार राज्यों को हमें स्वतंत्र इतिहास देख सकते हैं। उसके बाद एक तीसरे प्रकार के राज्य आते हैं जो राजनीतिक शून्यता के बाद एक नवीन साम्राज्य की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उनमें से आपका कर्नाटक, केरला और मैसूर आदि के जो राज्य क्षेत्र हैं वो देखने को मिल जाएंगे। वहीं एक इम्पॉर्टेंट छूट गया जो राजनीतिक विद्रोह के संदर्भ में हुए थे, भरतपुर के जाट साम्राज्य का और रोहिलाओं के जो बंगश पठान साम्राज्य। तो ये हम आज के इस लेक्चर में हमारा पूरा ध्येय रहेगा कि इन सभी राज्यों पर हम बारी बारी से प्रकाश डालें। सर्वप्रथम शुरू करते हैं हैदराबाद राज्य के बारे में। तो आप सभी को पता है कि हैदराबाद स्वतंत्र राज्य के रूप में अगर हम उसका इतिहास पढ़ते हैं तो लगभग ये 1722 ईस्वी से लेकर के 1949 ईस्वी तक के टाइम पीरियड को हम देखते हैं, जब अंतिम निज़ाम उस्मान अली द्वारा आप देखेंगे कि किस प्रकार भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो चला करके हैदराबाद को भारत का अभिन्न बना लिया। तो हम शुरुआत करते हैं हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य बनने की। तो आपको जैसा पता है कि औरंगजेब के समय ही जुल्फ़िकार खां जो दक्कन के सूबेदार नियुक्त किए गए थे, उनका सबसे पहले सपना था कि वो हैदराबाद को एक स्वतंत्र साम्राज्य की ओर आगे बढ़ें। तो 1708 में जब बहादुर शाह प्रथम शासक थे तो उनके समय जुल्फ़िकार खां वहाँ का सूबेदार बना। बाद में ये सूबेदारी जुल्फ़िकार खां से हट करके चिनकलिज खां जो तुरानी दल के नेता थे, जिन्होंने सैयद भाइयों के पतन में बहुत अग्रणी भूमिका निभाई, और यही सैयद भाई थे जिन्होंने सर्वप्रथम फ़र्रुखशियर के समय इनको 6 मुग़ल सूबों की जो दक्कन के सूबे थे उनकी सूबेदारी दिलाई। वो लगभग 1713 से 1715 के ईस्वी के आसपास रहता है। चिनकलिज खां उर्फ़ निज़ामुल मुल्क उर्फ़ आसिफ जहां, ये सब इसकी उपाधियां थीं। ये तुरानी दल का एक महत्वपूर्ण नेता था। इसने सैयद बहादुर के पतन के साथ साथ प्रारंभ में काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया कि मुग़ल साम्राज्य जो ढह रहा है उसको एक सुदृढ़ता प्रदान की जा सके। मोहम्मद शाह रंगीला के समय ये 1722 से लेकर 24 तक लगभग 2 वर्षों तक मुग़ल साम्राज्य का वज़ीर के महत्वपूर्ण पद पे भी कार्यरत रहा। और इसने जब देखा कि मुग़ल साम्राज्य और मुग़ल दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बन गया है
और बादशाह भी उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। और कई जो वयस्क अमीर मुस्लिम नेता हैं वो ये इसका मजाक उड़ाते हैं। तो ये 1722 के आसपास 1720-22 का वो टाइम पीरियड था जो शिकार के बहाने से ये दक्षिण भारत की ओर कूच कर जाता है। सिडनी ओवेन ने इसके संदर्भ में लिखा है कि ये एक काफ़ी योग्य व्यक्ति था और ये वो कुशल नौका चालक था कि इसने पहले प्रयास किया साम्राज्य के रोगों को दूर करने का, लेकिन जब जान गया कि ये रोग असाध्य है, इसे ठीक नहीं किया जा सका, असंभव प्रयास है, तो एक नौका लेकर के अलग निकल गया स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के लिए। तो अब बात होती है हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य बनने की। तो 1722 में सबसे पहले चिनकलिश खान ने हैदराबाद के एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। हैदराबाद का संस्थापक बना। इसे निज़ामुल मुल्क भी कहा जाता है। ये बात जो है ये काफ़ी नागवार गुजरी मोहम्मद शाह रंगीला को। उन्होंने दक्कन की सूबेदारी मुबारिश खां को दे दी और उन्हें आदेश दिया कि वो जो निज़ामुल मुल्क हैं या चिनकलिश खां हैं उनको जिंदा या मुर्दा दरबार में पेश करें। लेकिन उस समय तक निज़ामुल मुल्क या चिनकलिश खां की जो शक्ति थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी और उन्होंने मराठों से भी एक संधि कर ली थी जिसके तहत उनकी सहायता प्राप्त हुई। 1724 में सूकड़खेड़ा नाम के स्थान पे युद्ध हुआ जिसे सूकड़खेड़ा युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में मुबारिश खां पराजित हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। अंततः अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला ने निज़ामुल मुल्क को दक्कन की सूबेदारी दी और सूबेदारी देने के साथ साथ 1725 के आसपास उसे आसफ जहां की उपाधि से भी विभूषित किया। चिनकलिश खां ने अपने दक्कन के एक संबद्ध प्रांत बनाने का काफ़ी प्रयास किया। अपने समय उसको मराठों से लोहा लेना पड़ा। उस समय मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय काफ़ी सशक्त शासक के रूप में दक्षिण भारत में उनकी चुनौती बने हुए थे। 1737 के आसपास उन्होंने निज़ामुल मुल्क को परास्त भी किया था। और जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में तो निज़ाम मुग़ल बादशाह की तरफ से उनको हेल्प करने गए हुए थे और जब नादिर शाह वापस चला जाता है तो ये दक्षिण भारत में वापस आ जाते हैं। नादिर शाह जाते समय मोहम्मद शाह रंगीला को इस चतुर निज़ाम के प्रति सचेत कर गया था और बोला था कि ये काफ़ी महत्वाकांक्षी चालाक व्यक्ति है, इससे हमेशा सचेत रहना। निज़ामुल मुल्क इस आसफ जाही वंश का हैदराबाद के स्वतंत्र का पहला और सबसे सशक्त निज़ाम के रूप में सामने आया और दक्षिण का स्वामी बन गया। 1748 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। इसकी मृत्यु के बाद जो निज़ाम बने वो उतने योग्य नहीं थे और बहुत अल्प समय के लिए भी शासक के रूप में रहे। जैसे आप देखेंगे नासिर जंग अगला जो निज़ाम बनता है 1748 से लगभग 1750-51 तक रहता है। उसकी हत्या मुजफ्फ़र जंग कर लेता है जो 1750 से लेकर 51 के आसपास रहता है। इसी प्रकार आप देखेंगे सलावत जंग, मोहम्मद अली, कई निज़ाम आते रहते हैं। और जो महत्वपूर्ण घटना है हैदराबाद इतिहास के संदर्भ में, तो हैदराबाद के समय एक बात याद रखिएगा कि 1857 की जब क्रांति हुई तो हैदराबाद के निज़ाम ने अंग्रेज़ों का साथ दिया ना कि मुग़लों का साथ दिया। और वहीं जब आज़ाद हुआ भारत तो आज़ाद भारत के समय 1911 से लेकर 1949 ईस्वी तक उस्मान अली खान दक्षिण के निज़ाम थे। उन्होंने यथास्थिति संधि हस्ताक्षर किए थे नवंबर 1948 के आसपास, लेकिन बाद में जो अत्याचार हुए उसको लेकर के भारत सरकार ने एक पुलिस कार्रवाई की। पुलिस कार्रवाई का नाम दिया गया ऑपरेशन पोलो। जनरल जैन चौधरी उसके नेतृत्व करता थे। निज़ाम की सेना ने हथियार डाल दिए और इस समय निज़ाम के एक स्वतंत्र राज्य का अंत हुआ और वो भारत सरकार का अभिन्न अंग बन गया। अब हम बात करते हैं अगले मुग़ल साम्राज्य के अधीन जो साम्राज्य स्थापित हुआ उसके बारे में। अवध के स्वतंत्र राज्य बनने की कहानी शहादत खां उर्फ बुरहान मुल्क से शुरू होती है। बात है 1720 से 22 की, जब निशापुर के सैयद वंशजों में से एक शहादत खां उर्फ बुरहान मुल्क ने मोहम्मद शाह रंगीला के कठिनाइयों का दूर किया, अर्थात उसने सैयद बंधुओं के पतन में भाग लिया, जिसके कारण उसे उच्च मनसब और आगरे की सूबेदारी भी प्राप्त हुई।
पहले 5 हज़ारी, बाद में 7 हज़ारी मनसब और फिर आगरे के सूबेदारी उसको जब मिली तो उसने आगरे का प्रशासन अपने नायब नीलकंठ नागर द्वारा चलाया और दरबार में बना रहा। लेकिन ये स्थिति ज़्यादा दिन तक बनी रही। मोहम्मद शाह रंगीला का उससे मन खिन्न हो चुका था और उसे मुग़ल दरबार से हटाने के लिए अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1722 में उसने एक अलग स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की नींव डाली और ख़ुद को अवध का नवाब स्वतंत्र रूप से घोषित कर दिया। नाम मात्र की उसने मुग़ल बादशाह की सर्वोच्चता रखी और खुद को अवध का स्वतंत्र स्वामी के रूप में उपभोग करने लगा। अवध राज्य के संस्थापक की बात करें तो इसका राज्य गंगा घाटी से लेकर के पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था। इसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि 1739 में जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ मुग़ल साम्राज्य पे तो इन्होंने मुग़ल सेना की तरफ से युद्ध किया। बाद में ये जब बंदी बना लिया गया तो इसने नादिर शाह को दिल्ली की ओर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया और ये कहा कि लगभग 20 करोड़ तक रुपए की उगाही वहाँ हो सकती है। बाद में ऐसा ना होने पर जब उससे इसकी धन की मांग की गई तो उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद आप देखेंगे कि शहादत खां उर्फ बुरहानुल मुल्क का कोई पुत्र नहीं था तो इसके भतीजे और इसके दामाद जिसका नाम था सफदरजंग अगला बंगाल अवध का नवाब बनता है और जिसका शासनकाल आप देखेंगे 1739 से लेकर 1754 के बीच का रहता है। सफदरजंग ने नाम मात्र की भी जो सर्वोच्चता थी उसको त्याग दिया और स्वतंत्र अवध के नवाब के रूप में शासन को संचालित किया। इसके समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हुआ, इसने जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1748 में मणिपुर के युद्ध में इसने मुग़ल सेना का नेतृत्व किया और उसी समय इसको मुग़ल दरबार से वज़ीर का पद भी प्राप्त हुआ और कई वर्षों तक लगभग 1753 ईस्वी तक ये मुग़ल वज़ीर के रूप में भी कार्य करते रहे, जब तक कि 1753 में अहमद शाह मुग़ल बादशाह ने इनको वज़ीर के पद से हटा नहीं दिया। इनके बाद इनका पुत्र शुजाउद्दौला गद्दी पर बैठता है जो 1754 से लेकर के 1775 ईस्वी तक गद्दी पर रहता है। शुजाउद्दौला के समय जो अली गौहर शासक थे वो मुग़ल दरबार से हट करके, जिसे आप शाह आलम के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से हटकर ये लखनऊ में शरण याफ्ता के रूप में भी कार्य किए। शुजाउद्दौला के समय ही 1764 में बक्सर का जब युद्ध हुआ तो इन्होंने बंगाल के नवाब मीर कासिम का साथ दिया, जिसके कारण जब परास्त हुए अंग्रेज़ों से तो इन्हें इलाहाबाद की संधि भी करनी पड़ी और इलाहाबाद और कड़ा मानिकपुर का क्षेत्र इन्हें त्यागना पड़ा। इन्होंने मराठों और रोहिलों के विरुद्ध संघर्ष किया। लगभग 1775 में रोहिलों के जो अलग रोहिलखंड था उसको इन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया, उनको पराजित करके। और जो मराठाओं का क्षेत्र थे, जयप्पा सिंधिया और कुछ मराठा सरदारों से इन्होंने ट्रीटी करके शांति स्थापित की। अर्थात इनके समय एक लंबे शांति स्थापना का समय इलाहाबाद के निवासियों ने देखा। इनके बाद लगभग 1775 से लेकर 1797 ईस्वी तक आपके अगले अवध के नवाब असफ़ुद्दौला आते हैं। असफ़ुद्दौला के समय ही आप देखेंगे कि एक महत्वपूर्ण कार्य हमें देखने को मिलता है। वो कार्य क्या था? असफ़ुद्दौला के समय जो अवध की राजधानी फैज़ाबाद थी वहाँ से हट करके अब वो लखनऊ स्थापित होती है। उसके बाद अगर अवध के नवाब देखें तो शहादत खां थे, जो शहादत खां अवध के नवाब बने 1798 से लेकर के लगभग 1814 ईस्वी तक। इनके समय अंग्रेज़ों के लिए ये अवध एक बफर स्टेट, मध्यवर्ती राज्य के रूप में काम किया। शहादत खां के बाद एक अंतिम स्वतंत्र शहादत खां के संदर्भ में एक बात और है कि इन्होंने अवध के राजा की उपाधि धारण की थी। और उसके बाद हम अगर अंतिम स्वतंत्र अवध नवाब की बात करें तो वो वाजिद अली शाह थे, जिन्होंने 1847 से लेकर लगभग 1856 ईस्वी तक शासन किया, जब तक कि लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 में अवध को
ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग बना लिया। इस प्रकार एक स्वतंत्र अवध राज्य की जो परिकल्पना थी अब वो ब्रिटिश राज्य में परिणत हो गई। अब हम अगले प्रांत की बात करते हैं जो कि है बंगाल। अब बात करते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा के स्वतंत्र राज्य के बारे में। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि औरंगजेब के समय ही मुर्शिद कुली खां को लगभग 1700-1701 के आसपास बंगाल के दीवान का पद मिल चुका था और बंगाल प्रारंभ से ही लगभग दिल्ली से काफ़ी दूरी पर था, तो अक्सर वो केंद्रीय सत्ता से विद्रोह की प्रवृत्ति अपनाए ही रखता था। बहादुर शाह प्रथम के समय जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 से लेकर 1712 ईस्वी तक, बहादुर शाह के जो पुत्र अजीमुन शान थे उनके समय वो उन्हीं के बिहाफ पे बंगाल के नाजिम के रूप में काम कर रहे थे। यहाँ देखने वाली बात यह है कि मुर्शिद कुली खां ने ही लगभग 1704 के बाद ढाका से राजधानी परिवर्तित कर मुर्शिदाबाद ले आए थे बंगाल की, और लगभग आप देखेंगे फ़र्रुखशियर ने भी अपने समय इनको जब ये फ़र्रुखशियर राजकुमार के रूप में कार्य कर रहे थे लगभग 1713 के आसपास, तो इन्होंने नाजिम के एक सूबेदारी के रूप में ही मुर्शिद कुली खां को अथॉरिटी दे रखी थी। और बाद में लगभग 1717 के आते आते मुर्शिद कुली खां एक स्वतंत्र सूबेदार के रूप में कार्य करने लगा था और बंगाल के एक स्वतंत्र सूबे के रूप में उसने उसकी स्थापना कर दी थी। 1719 में फ़र्रुखशियर ने उसे उड़ीसा की भी सूबेदारी दे दी और इसी के साथ मुर्शिद कुली खां नाम मात्र की जो अधीनता है मुग़ल सम्राटों की मानता रहा और कर और नजराने उन्हें भेंट करता रहा। आप देखेंगे मोहम्मद शाह रंगीला के आने से पहले जब मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में काफ़ी नए राजस्व प्रथा भी लाई, बंगाल में इजाज़ेदारी सिस्टम को भी इन्होंने बनाया। मुर्शिद कुली खां ने एक नवीन वर्ग की स्थापना, ज़मींदारी वर्ग की स्थापना की बंगाल में। इसके साथ साथ बंगाल में इन्होंने कृषि के लिए तकावी ऋण भी दिए। मुर्शिद कुली खां एक सफल और योग्य नवाब के रूप में एक तरीके से बंगाल के भाग्य का सितारा चमकाता रहा और बंगाल प्रारंभ से ही समृद्ध प्रांत था। 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन अगला नवाब बनता है जो 1727 से लेकर 1739 ईस्वी तक बंगाल की गद्दी पर काबिज़ रहता है। इसी के समय मोहम्मद शाह रंगीला ने 1733 ईस्वी में शुजाउद्दीन को बिहार की भी सूबेदारी सौंप दी। तो अब बंगाल के अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो तीनों राज्य सूबेदारी इनको प्राप्त हो गई। इसके एवज में उन्होंने लगभग 2 करोड़ के आसपास का नजराना मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को भेजा और एक तरीके से स्वतंत्र शासक के रूप में शुजाउद्दीन ने भी काफ़ी समय तक अपना शासनकाल चलाया। इन्होंने उस समय बंगाल में काफ़ी सुव्यवस्था व्याप्त रखी। इसके बाद इनका पुत्र सरफराज खां एक अयोग्य शासक सिद्ध होता है और अल्प समय के लिए गद्दी पर बैठता है 1739 से 1740 ईस्वी तक। उसी के समय जो शुजाउद्दीन के समय उनका जो अधीनस्थ था अलीवर्दी खां, जिन्हें इन्होंने नाजिम के रूप में बिहार की सूबेदारी दी थी, उसने ही इनके पुत्र सरफराज खां के समय विद्रोह किया और उस विद्रोह में जगत सेठ, उनके वित्त मंत्री आलमचंद इत्यादि लोग सम्मिलित थे। इन्होंने सरफराज खां को महल के पास गिरिया के मैदान में, गिरिया के युद्ध कहा जाता है 1740 में, जिसमें सरफराज खां की पराजय होती है और अलीवर्दी खां अब बंगाल का नवाब बनकर सामने आता है और लगभग 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक बंगाल के नवाब के रूप में ये काम करता है और एक तरीके से अब बंगाल मुग़लों से काफ़ी स्वतंत्र हो चुका था। और अलीवर्दी खां ने बंगाल की समृद्धि के लिए काफ़ी प्रयास किए। इन्होंने फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेना में सामंजस्य बनाए रखा और कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी भी करने से इसने रोके रखा। एक समय इन्होंने कहा था यूरोपियों से सावधान रहने की ज़रूरत है, अगर हम यूरोपियों को ना छेड़ें तो वो शहद देंगे, मधुमक्खियों की तरह शहद देंगे, और अगर हमने इन्हें छेड़ा तो ये मधुमक्खियों की तरह काट कर मार डालेंगे।
अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, ऐसे में उसका नाती सिराजुद्दौला अगला बंगाल का नवाब बनता है। और इसी समय से नवाब की जो शासन शक्ति है वो काफ़ी क्षीण हो चुकी होती है। 1756 से 57 ईस्वी तक सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब रहते हैं। इनके समय इन्होंने थोड़ा बहुत प्रयास किया कि ब्रिटिशों को काबू में रखा जाए, लेकिन वो काबू में नहीं रहे। इन्होंने कलकत्ता पर आक्रमण भी किया और कलकत्ता पे आक्रमण करके इन्होंने उसका नाम बदलकर अली नगर रख दिया। लगभग ये बात जो है 1756-57 के आसपास की है। फिर अली नगर की संधि भी 1757 के आसपास होती है। अंत में सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्लासी का युद्ध होता है और यहीं से बंगाल के स्वतंत्र सत्ता की समाप्ति और ब्रिटिशों के अधीन बंगाल के नवाबों की नया चैप्टर खुलता है। उसमें आप देखेंगे कि पहला जो नवाब बनता है वो मीर जाफ़र है। मीर जाफ़र ही सिराजुद्दौला के सेनापति के रूप में अर्थात मीर बख्शी के रूप में ही काम कर रहा था। मीर जाफ़र लगभग 1757 से 1760 तक रहते हैं। मीर जाफ़र के बाद अगला जो नवाब बनता है मीर कासिम बनता है, जो इसका दामाद था। 1770 से लेकर के 1760 से लेकर 1763 ईस्वी तक ये नवाब रहते हैं। बाद में ये मीर कासिम काफ़ी महत्वाकांक्षी और काफ़ी ज़्यादा शक्ति से समृद्ध शासक था, इसलिए इसने मुर्शिदाबाद से राजधानी हटाकर मुंगेर ले आया और अंग्रेज़ों ने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन इसे दोबारा हटा दिया गया और मीर जाफ़र पुनः 1763 से 65 तक रहा। इसी बीच आपने देखा होगा बक्सर का युद्ध भी हुआ, जिसमें मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय सम्मिलित सेना पराजित हो जाती है ब्रिटिशों से और एक तरीके से ब्रिटिशों की सुप्रीमेसी स्थापित हो जाती है भारत पे। अब आप देखेंगे कि जो आगे आने वाले नवाब रहे वो नाम मात्र के रहे और अंतिम नवाब नजमुद्दौला 1765 से 72 तक रहते हैं। बाद में ब्रिटिश अम्पायर में बंगाल को मिला लिया जाता है और उसका शासन अभी भी भारतीय ही देख रहे होते हैं और यहाँ द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी जाती है और 1772 में इसके स्वतंत्र अस्तित्व का नामो निशान मिट जाता है। अब हम अगले राज्य की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक आप देखेंगे कि 1720 के आसपास जो शासक बनते हैं सादतुल्ला खां, उन्होंने दक्कन के सूबेदार जो थे निज़ाम उनकी अधीनता से इसको स्वतंत्र करके एक नवीन राज्य की स्थापना की। सादतुल्ला खान ने ही जो कर्नाटक की राजधानी थी उसको आरकाट बनाया। इसके साथ साथ बेसिकली कर्नाटक का राज्य आप देखेंगे कि हमेशा यूरोपीय कंपनियों खासकर ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनियों के लिए युद्ध का मैदान बना रहा और 1740 ईस्वी के आसपास जब इन्होंने स्वतंत्र अपना सत्ता बना लिया था और अपने नवाब के पद को वंशानुगत कर दिया था, तो इन्होंने अपने दोस्त अली को नवाब बनाया हुआ था। बाद में 1740 के बाद नवाब के लिए जो बढ़ते हुए संघर्ष थे, उन्होंने कर्नाटक के नवाब के पद में काफ़ी ज़्यादा ह्रास किया। आप देखेंगे नवाब अनवरुद्दीन फ्रांसीसी सहायता से गद्दी पर बैठते हैं। लगभग 1743 से 1749 तक ये गद्दी पर रहते हैं और 49 में अनवरुद्दीन की हत्या चांदा साहिब कर देते हैं और चांदा साहिब जो हैं वो क्या करते हैं, फ्रांसीसी कंपनी की सहायता लेकर के गद्दी पर आते हैं। बाद में जो उनका अनवरुद्दीन का पुत्र था, अनवरुद्दीन के पुत्र ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता लेकर, शायद मोहम्मद अली उसका नाम था, चांदा साहिब को अपदस्त कर अगला शासक बनता है। बाद में आप देखेंगे कि इस प्रकार जो नवाब आते रहे जाते रहे, कर्नाटक की सत्ता में काफ़ी ज़्यादा ह्रास देखने को मिला। लॉर्ड वेलेज़ली ने टीपू सुल्तान के साथ कर्नाटक के नवाबों का गुप्त षड्यंत्र का हवाला देते हुए उनके स्वतंत्र राज्य की मान्यता रद्द करके उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और अंतिम कर्नाटक के नवाब को पेंशन याफ्ता बना दिया। केरल के बारे में हम बात केरल के 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में केरल में बहुत बड़ी संख्या में सामंत प्रमुख और राजा हुआ करते थे। 4 सबसे महत्वपूर्ण राज्य कालीकट के थे, जिनमें जमोरिन,
चिरक्कल, कोचीन और त्रावणकोर के नाम आते हैं। त्रावणकोर के राज्य और राजा मार्तंड वर्मा के अधीन 1729 के बाद प्रमुखता से उभरता है, जो 18वीं शताब्दी के प्रमुख राजनेताओं में से एक हुआ करते थे। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता के साथ अपने साहसी व्यक्तित्व से कई सामंतों को अपने अधीन किया और क्विलोन एलायदम की विजय प्राप्त करके डचों को भी परास्त किया। इस प्रकार देखेंगे कि केरल एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। इन्होंने यूरोपीय अधिकारियों की मदद से पश्चिमी मॉडल पर एक मजबूत सेना का गठन किया, उसे आधुनिक हथियारों से भी सुसज्जित किया, एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण भी कराया। मार्तंड वर्मा ने उत्तर की ओर विस्तार करने के लिए अपनी नई सेना का उपयोग किया और त्रावणकोर की सीमाएं जल्द ही कन्याकुमारी से लेकर कोचीन तक विस्तारित हो गई। मार्तंड वर्मा ने सिंचाई के साधन, संचार के साधनों के रूप में सड़कों का, नहरों का, विदेशी व्यापार इत्यादि गतिविधियों को काफ़ी प्रोत्साहन दिया। 1763 ईस्वी तक केरल के सभी छोटी रियासतें को कोचीन, त्रावणकोर, कालीकोट के 3 बड़े राज्यों द्वारा अपने आप में मिला लिया गया था। हैदर अली ने 1766 ईस्वी में केरल पर अपना आक्रमण शुरू किया और अंत में उत्तरी केरल कोचीन तक, जिसमें कालीकट के जमोरिन भी शामिल थे, अपने में मिला लिया। 18वीं शताब्दी ने मलयालम साहित्य में एक उल्लेखनीय पुनरुत्थान देखने को मिला। यह केरल के राजाओं और उनके प्रमुखों के कारण ही संभव हो सका, जो साहित्य के महान संरक्षक के रूप में विद्यमान थे। त्रिवेंद्रम त्रावणकोर की राजधानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनकर उभरी, जो संस्कृत भाषा का एक प्रमुख केंद्र भी बना। मार्तंड वर्मा के सक्सेसर या उत्तराधिकारी की बात करें तो राम वर्मा खुद एक कवि, विद्वान, संगीतकार, अभिनेता और कई महान शख्सियतों का व्यक्तित्व उनमें झलकता था। उन्होंने अंग्रेज़ों में धारा प्रवाह की बातचीत भी शुरू की, खासकर इंग्लिश कन्वर्सेशन उनका बहुत अच्छा था। यूरोपीय मामलों में उनकी समझ बहुत अच्छी थी और लंदन, कलकत्ता, मद्रास से प्रकाशित कई पत्रिकाओं को उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता था। अब बात करते हैं हम राजपूत राज्यों की। तो राजपूत राज्यों में, जैसा कि आप जानते हैं, 18वीं शताब्दी के अगर राजपूत शासकों की बात करें तो सबसे प्रमुख नाम सवाई राजा मिर्ज़ा जयसिंह का आता है, जो सर्वोपरि स्थान है। वो राजा होने के साथ साथ विज्ञान, कला में भी निपुण थे। उन्होंने इस पे काफ़ी ध्यान भी दिया और कई वेधशालाओं का निर्माण कराया, जिसमें जयपुर की जंतर मंतर काफ़ी प्रमुख है। इसके साथ साथ ये खगोल शास्त्री, नगर नियोजक, नगर संस्थापक इत्यादि तरीके की उपमाओं से विभूषित हुए हैं, जो इनके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। अगर आमेर के राजा जयसिंह की बात करें तो इनको मिर्ज़ा राजा सवाई सिंह की उपाधि मुग़ल बादशाह जहांदार शाह ने दी थी, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और जयसिंह ने, जैसा मैंने आपको बताया ना, वेधशाला की जयपुर में, मथुरा में, उज्जैन में, दिल्ली में वेधशालाओं का निर्माण कराया। जयसिंह के समय एक और ख़ास बात देखने को मिलती है, जो पहले अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे, बंद हो गए थे। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। इन्होंने समय सारणी तैयार कराई खगोल वेधशाला और उसके पर्यवेक्षण के संदर्भ में, जिसे जिज मोहम्मद शाही भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें राजपूत राज्यों के संदर्भ में, तो आप देखेंगे कि मेरठ और मारवाड़ के शासकों ने भी अपने आप को स्वतंत्र कर रखा था। इसमें सबसे अहम भूमिका औरंगजेब की नीतियों को कहा जा सकता है। अगर हम राजपूताना के मेवाड़, मारवाड़, आमेर और इन राज्यों की बात करें तो आप देखेंगे कि इनकी जो उपेक्षा औरंगजेब के समय शुरू हुई, वो एक बहुत बड़ा कारण साबित हुआ केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होने का। फ़र्रुखशिह और मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में आमेर और मारवाड़ के शासकों को आगरा, गुजरात, मालवा जैसे महत्वपूर्ण प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था। राजपूताना राज्य पहले की तरह ही विभाजित रहे, जैसे वो पहले 8वीं शताब्दी में आप देखेंगे, और इनका विस्तार हमेशा पड़ोसी राजपूत राज्यों की कीमत पे ही हुआ करता था।
हमेशा अधिकांश जो बड़े राजपूत राज्य थे वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और इनकी आंतरिक राजनीति में भ्रष्टाचार, साजिश, विश्वासघात देखने को मिलेगा, जैसा कि मुग़ल दरबार में भी आप देख पाएंगे। मारवाड़ में देखेंगे कि अजीत सिंह को उनके ही बेटे ने मृत्यु के घाट उतार दिया। 18वीं शताब्दी में मैं पहले आपको बता चुका सवाई जयसिंह के उल्लेख के बारे में कि वो किस प्रकार से राजपूताना को आगे लेकर चले। इन्होंने अगर और सामाजिक रीतियों की बात करें तो राजपूतों में अपनी बेटियों की शादियां जो कम उम्र में कराई जाती थीं उस पे थोड़ा सा इन्होंने प्रयास किया। कन्या भ्रूण हत्या कुप्रथा को इनके समय काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और एक ख़ास बात ये रही कि इनके बाद अगर राजकुमार जो अगले आते हैं वो 1699 से लेकर 1743 तक लगभग 44 वर्षों तक जयपुर पर शासन करते हैं। अब बात करते हैं हम पंजाब के इतिहास के बारे में। तो पंजाब का इतिहास आप लोग जानते हैं। बेसिकली हम अगर बात करें तो उसका राजनीतिक इतिहास महत्वपूर्ण 1792 से 1839 तक महाराजा रणजीत सिंह के समय से शुरू होता है। लेकिन उससे पहले के पंजाब पर बात करें तो आप देखेंगे कि मुग़ल काल में पंजाब एक समृद्ध और उपजाऊ क्षेत्र हुआ करता था, जिसकी राजधानी क्या थी? लाहौर। और अगर सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो आपको पता होगा कि 1699 ईस्वी में 10वें गुरु ने व्यक्तिगत गुरुत्व के सिद्धांत को ख़त्म करके खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों को एक विशिष्ट वेशभूषा जिसमें पंच ककार होते हैं, केस, कंघा, कृपाण, कड़ा और कच्छ इत्यादि धारण करने को आदेश दिया। गुरुत्व के सिद्धांत की जगह उन्होंने पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु के रूप में प्रस्तुत किया और इन्होंने खालसा पंथ के माध्यम से लौकिक मार्ग और नीति निर्धारक मार्ग भी सामने रखे। अब बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जब उनके शिष्य बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व संभाला। आप बंदा बहादुर के बचपन का नाम जानते ही होंगे, लक्ष्मण देव के नाम से वो प्रसिद्ध थे और पंजाब के किसानों को उन्होंने एकत्र कर मुग़लों के विरुद्ध लगभग 8 वर्षों तक संघर्ष करते रहे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद आप देखेंगे लगभग 1716 ईस्वी तक इनका मुग़लों से संघर्ष चलता रहा। बंदा बहादुर को उनके जो शिष्य थे सच्चा बादशाह या सच्चा सम्राट कहकर बुलाते थे। मुग़ल बादशाह फ़र्रुखशियर के समय बंदा बहादुर को मौत के घाट उतार दिया जाता है और फ़र्रुखशियर की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह ने पंजाब पर जब नादिर शाह के आक्रमण हुआ तो वहाँ पर फिर से नादिर शाह के जाने के बाद सिखों को एक बार एकत्र होने का मौका मिलता है। 1726 ईस्वी में आप देखेंगे कि पंजाब में जो मुग़ल सूबेदार ज़कारिया खां थे सिखों से समझौता करने के उद्देश्य से उन्हें जागीर और नवाबी देने का प्रस्ताव रखते हैं। ज़कारिया खां द्वारा फैज़लपुर के जो कपूर सिंह थे उनको ज़मींदार नवाब के रूप में मान्यता भी मिली और बाद में आप देखेंगे कि पंजाब के जो सिख किसान थे वो पृथक पृथक गुटों में अर्थात जिन्हें जत्थे कहते थे बट गए और एक दल खालसा भी अस्तित्व में इसी समय आया। सिखों की जो धार्मिक सेना थी विकसित रूप से दल खालसा के रूप में जानी जाती थी और जो कपूर सिंह की मृत्यु के बाद इनके जो नेतृत्व प्रदान किया वो जस्सा सिंह अहुलवालिया का नाम आता है। जस्सा सिंह ने आप देखेंगे कि जो पहले से 12 मिसलें स्वतंत्र 12 मिसलें विभक्त थीं उनको एक करने का प्रयास किया। यहाँ आप कनिंघम का स्टेटमेंट जानेंगे कि उन्होंने मिसल को कहा है कि ये अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है सामान या एक जैसा और प्रत्येक जो 12 मिसलें थीं हर का एक अलग झंडा, नाम, निशान होता था और सभी मिसलों के जो नेताओं थीं उनकी एक समितियां होती थीं। वो समितियां उन मिसलों का कार्य संचालन करती थीं। अफ़गान आक्रमण और मुग़ल सूबेदारों के अत्याचार के कारण आप देखेंगे जो पंजाब में अव्यवस्था व्याप्त हुई, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उसका लाभ किस प्रकार इन्होंने उठाया और दल खालसा ने उठाया। लेकिन बाद में इसमें भी अव्यवस्था प्रारंभ हुई तो 1753 में एक राखी प्रथा आरंभ की गई। अब राखी प्रथा क्या होती थी? आप जानते थे कि इससे गांव के जो उपज था उसका 1/5वां हिस्सा लेकर दल खालसा उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था
और इसी प्रणाली से सिखों में राजनीतिक शक्ति के रूप में विकास देखने को मिलता है। जल्दी से हम वो 12 जो सिख मिसलें थीं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख शुरू में कौन थी? अहूवालिया मिसल, जिसके संस्थापक कौन थे? जस्सा सिंह। फिर सुकर चकिया मिसल, जिसके संस्थापक चरस सिंह थे। अगली जो मिसल थी सिंहपुरिया मिसल, जिसके थे नवाब कपूर सिंह। फिर एक भंगी मिसल आती है, जिसके थे छज्जा सिंह। एक और मिसल की बात करें फुल्किया, उसके जो संस्थापक थे शंभू जाट चौधरी। रामगढ़िया मिसल, जिसके संस्थापक जस्सा सिंह रामगढ़िया थे। कन्हैया मिसल, जिसके संस्थापक जय सिंह थे। शहीदी मिसल बाबा दीप सिंह की थी। नकी मिसल हीरा सिंह की थी। बुले वालिया मिसल गुलाब सिंह। निशान वालिया मिसल सरदार संगत सिंह। और करोड़ सिंधिया मिसल भगोल सिंह। अर्थात ये 12 स्वतंत्र मिसलें थीं जिनके स्वतंत्र अलग अलग संस्थापक हुआ करते थे। अहूवालिया की जो मिसल थी वो काफ़ी प्रमुख थी, मैंने बताया ही था कि जस्सा सिंह, उनको सुल्तान कौम की उपाधि भी मिली थी और इन्होंने स्वयं को बादशाह घोषित करके अपने सिक्के भी चलवाए थे। अब पंजाब और पटियाला नाभा जींद जो रजवाड़े थे वो फुल्किया मिसल के अंतर्गत आते थे, जिनके संस्थापक कौन थे मैंने आपको बताया है, शंभू जाट चौधरी। और फुल्किया मिसल के जो सरदार आला सिंह थे वो अहमद शाह अब्दाली के समय 1765 में मौजूद थे और तबल व आलम, एक नगाड़ा और एक निशान अहमद शाह अब्दाली ने इनको दिया हुआ था। अब आधुनिक पंजाब के निर्माण का अगर हम बात देखें तो इसका पूरा का पूरा श्रेय जो जाता है सुकर चकिया मिसल को जाता है। और इसी मिसल से आप देखेंगे कि राजा रणजीत सिंह पंजाब के जो स्वतंत्र राज सत्ता को आगे बढ़ाते हैं और किस प्रकार 1792 से लेकर 1839 तक के पंजाब के व्यवस्थित इतिहास को आगे ले जाते हैं। और यहीं से आप पंजाब के जो राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे वो सुदृढ़ रूप से चालू थी। एक अन्य राज्य भरतपुर का लोहगढ़ के संदर्भ में बात कर लेते हैं, जिसका 1722 के बाद इस पे हम क्या कहें, उसका एक तरीके से स्थायित्व शुरू होता है। और इसमें क्या आता है आप देखेंगे, ये जो जाट साम्राज्य है प्रारंभ में दिल्ली, आगरा, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को लेकर के बढ़ा और बाद में भरतपुर इसका मेन केंद्र बना। सर्वप्रथम मथुरा के आसपास 1669 ईस्वी में गोकुल नाम के एक किसान ने विद्रोह किया था और 1688 ईस्वी में ज़मींदार राजा राम ने इसका नेतृत्व किया था और यहीं से इसके एक राज्य बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। बाद में आप देखेंगे कि चूड़ामन बदन सिंह नाम के जाट नेताओं ने स्वतंत्र जाट राज्य की नींव डाली, जिसका केंद्र बिंदु था भरतपुर। जाट सत्ता के जो उच्चतम गरिमा आप देखेंगे तो वो सूरजमल जाट के समय देखने को मिलती है, जिन्हें जाटों का प्लेटो कहा जाता है। और लोहगढ़ का जो किला था उसका भी निर्माण 1733 ईस्वी में जाट महाराजा सूरजमल ने कराया था। लोहगढ़ किला भारत का एकमात्र अजय दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि इस दुर्ग को ना तो अंग्रेज़ जीत पाए, ना मुग़ल जीत पाए, ना मराठा, ना राजपूत, मतलब ये एक तरीके से अजय दुर्ग रहा था। लोहगढ़ के किले की बात करें तो मुग़लों से जीत कर लाया हुआ अष्ट धातु का दरवाज़ा इसमें लगाया गया था। इस दरवाजे को जवाहर सिंह द्वारा लगवाया गया हुआ था। और जब मुग़ल सत्ता कमज़ोर हुई थी तभी आपको पता है 17वीं शताब्दी के बाद इस राज्य की बेसिकली नींव पड़ी। अब इनके बाद अगर हम बात करें तो मैसूर राज्य आ जाता है। मैसूर राज्य में आप देखेंगे कि तालीकोटा के युद्ध से जब विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है तो मैसूर पे वाडियार वंश का शासन आता है। अब वाडियार वंश के जो अंतिम शासक चिक्का कृष्ण राजद्वितीय थे, उनका सत्ता तो थी लेकिन उनकी वास्तविक सत्ता दो भाइयों देवराज और नंदराज के हाथ में आती है। आप देखेंगे कि इन दोनों को पतन करके एक हैदर अली नाम का साधारण व्यक्ति मैसूर की पूरी सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है और फिर यही हैदर अली और इनके पुत्र टीपू सुल्तान के समय मैसूर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है और यही इनका चरमोत्कर्ष आंग्ल मैसूर युद्ध का भी कारण बनता है। आप देखेंगे कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, चाहे आप पहला आंग्ल मैसूर युद्ध देखें जो 1767 से 1769 के बीच वॉरेन हेस्टिंग और हैदर अली के बीच हुआ,
जो मद्रास संधि से अंत होता है। और इसमें एक तरीके से अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा किसी भी पक्ष की विजय और हार नहीं देख पाते। इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ युद्ध देखने को मिलते हैं। और इन्हीं से मैसूर के इतिहास की हम अगर कहें तो एक तरीके से मैसूर के इतिहास का क्या होता है, भाग्य निर्धारण हो जाता है। अब अंतिम राज्य की बात कर लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट मराठा राज्य है। आप जानते हैं कि मराठों का जो भाग्य उदय या मराठों के एक स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने का पूरा श्रेय शिवाजी महाराज को जाता है। और शिवाजी ने जो 1674 में रायगढ़ को राजधानी बनाया, फिर बाद के छत्रपतियों और आने वाले पेशवाओं ने उसको चरमोत्कर्ष पे उठाया। अगर पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय ना होती तो भारत का इतिहास कुछ अन्य लफ्ज़ों में लिखा जाता है। एक और राज्य रह गया जिसे हम रोहिला और बंगस पठान का राज्य मानते हैं। तो ये आप जानते हैं कि गंगा घाटी में रोहिलों का और बंगस पठानों ने एक स्वतंत्र साम्राज्य का निर्माण किया था, जिसमें एक वीर अफ़गान वीर दाऊद और उसके पुत्र जो थे अली मोहम्मद, उन्होंने बरेली में एक छोटी रियासत से इस राज्य का विस्तार किया। बाद में एक रोहिलखंड के स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अगर इसकी सीमा की बात करें तो उत्तर में कुमायूं से लेकर दक्षिण में गंगा नदी तक इसकी सीमा का विस्तार होता है। और उसके बाद थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि पूर्व की ओर मोहम्मद खां बंगश नाम के एक अन्य अफ़गानी महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने फ़र्रुखाबाद की जागीर से अपने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना शुरू की। बाद में इसमें बुंदेलखंड और इलाहाबाद आदि का क्षेत्र मिल गया और ये संयुक्त रूप से रोहिला और बंगस पठान के साम्राज्य के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार हम 18वीं शताब्दी के जो स्वतंत्र राज्य हुए थे मुग़लों के विघटन के बाद, उनके बारे में जान समझ सकेंगे। अगले टॉपिक पे हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।